आज हम सबसे पहले आपको वो खबर दिखाएंगे जो इस वक्त की पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन उस खबर पर हमारे देश में सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि वो खबर कुछ लोगों को सूट नहीं करती। आप वो खबर देखिए और फिर खुद तय कीजिए कि क्या ये सबसे बड़ी खबर नहीं है पिछले 24 घंटे में, जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। इसलिए सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल के बीरभूम के उसी गांव में हम लेकर चलेंगे जहां पर 6 महिलाओं और 2 बच्चों को उनके घरों में बंद करके और बाहर से ताला लगाकर जिंदा जला दिया गया। आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन महिलाओं और बच्चों की कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। घर में उन्हें अंदर बंद कर दिया गया, बाहर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया और बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उससे भी दुखद बात यह है कि हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी नेताओं और मीडिया के एक वर्ग को अब ना तो संविधान खतरे में दिख रहा है, ना ही लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है, और इतने विभत्स हत्याकांड पर भी हमारे देश में सन्नाटा छाया हुआ है। इसलिए आज हम इस सन्नाटे को तोड़ेंगे और इस सन्नाटे का कारण यह है कि इस हत्याकांड में मरने वाले और मारने वाले दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, दोनों ही एक धर्म विशेष के हैं। अगर इन लोगों को इनमें हिंदू मुस्लिम एंगल मिल जाता तो अब तक यह खबर भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी होती। अब तक लोकतंत्र भी खतरे में आ चुका होता, हमारा संविधान भी खतरे में आ चुका होता। यह पूरा मामला पहले सुन लीजिए हुआ क्या है और हम आपको बिल्कुल सही बात इसकी बताएंगे। पूरा मामला बीरभूम जिले के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या से शुरू हुआ। आरोप यह है कि 21 मार्च की शाम को टीएमसी के एक नेता भादू शेख जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तब मोटरसाइकिल पर आए कुछ लोगों ने उन पर बम से हमला कर दिया और इस हमले में उनकी मृत्यु हो गई। भादू शेख वहां की ग्राम पंचायत में उप प्रधान थे और इस घटना के बाद इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया और आरोपों के मुताबिक इसके बाद टीएमसी के उग्र समर्थकों ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां उस इलाके में 12 घरों में आग लगा दी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि इन घरों को आग लगाने से पहले उन पर पहले पत्थर बरसाए गए ताकि यह देखा जा सके कि इन घरों में लोग मौजूद हैं भी या नहीं। और जब उग्र भीड़ को यह पूरी तसल्ली हो गई कि इन घरों में 15 से 20 लोग मौजूद हैं, तब इन लोगों ने इन घरों को बाहर से ताला लगा दिया और इसके बाद एक एक करके इन सभी घरों में आग लगा दी गई। यानी जो घरों में लोग बंद थे इनकी निर्मम हत्या की गई। ना सिर्फ हत्या की गई है बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया है क्योंकि घर में बाहर से ताला लगा दिया था, इसलिए बचने का कोई रास्ता नहीं। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए हैं, जिनमें 6 महिलाएं हैं और 2 छोटे बच्चे हैं। सोचिए, महिलाओं को नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अगर यही घटना अब सोचिए किसी बीजेपी शासित राज्य में हो गई होती तो अब तक विपक्षी दलों के नेता इस राज्य में पीड़ित परिवार के घरों में पहुंच गए होते, उस राज्य के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया गया होता, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग लिया गया होता, अब तक वहां पर पूरा मीडिया पहुंच चुका होता और अभी वहां पर फोटो सेशंस चल रहे होते। लेकिन पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद हमारे देश के जो लिबरल लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, मीडिया का एक खास वर्ग है और हमारे देश के विपक्षी नेता जो बात बात पर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं, जो बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये कोई वहां पर नहीं पहुंचा और ना ही किसी ने अभी तक कोई दुख जताया है। और शायद इस चुप्पी की एक बहुत बड़ी वजह यह है, अब यह भी जान लीजिए कि ये सब लोग चुप क्यों हैं। ये तो चुप रहने वाले लोग हैं नहीं, तो इस बार इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है और ये चुप क्यों हैं? इनके होंठ इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इस मामले में हत्या करने वाले और जिन लोगों की हत्या हुई है वो दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं और ये दोनों ही एक धर्म विशेष के लोग हैं। इस मामले में जिन लोगों की हत्या की गई है, जिन्होंने हत्या की है, उनके नाम आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हत्या के आरोपी हैं, ये हत्यारे हैं और इनके नाम हैं, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। मोहम्मद आशिम, नजरुल इस्लाम, नाजिर हुसैन, अशरफ खान और अमजद खान। ये सारे नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आरोपी हैं। इसी तरह जिन 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जलाकर जिनकी हत्या की गई है उनके नाम भी आपके सामने हैं। इनके नाम हैं उमेहानी खातून,
आकाश शेख, सूर्य शेख, रूपाली बीबी और नूर नाहर बीबी। अगर हत्या करने वाले एक धर्म विशेष से नहीं होते तो शायद आज हमारे देश में इस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही होती और विपक्षी दलों ने अब तक भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता दिया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हत्या करने वाले एक ही धर्म विशेष से हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है, जो अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा आज फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है और इस दौरान ऐसे दृश्य सामने आए जो आपको विचलित कर सकते हैं। तस्वीरें तो हमारे पास बहुत सारी आई हैं, लेकिन हम उन सारी तस्वीरों को सेंसर कर रहे हैं क्योंकि वो तस्वीरें दिखाने के लायक नहीं हैं। और यकीन मानिए, हमने इन तस्वीरों को देखा है। अगर आपने इन तस्वीरों को देख लिया तो आप एक दिन नहीं, कई हफ्तों तक सो नहीं पाएंगे। ये तस्वीरें देखकर आपको लग सकता है कि शायद ये सीरिया या फिर अफगानिस्तान की तस्वीरें हों, जहां लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये तस्वीरें इसी देश भारत की हैं और भारत के ही एक राज्य की हैं जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। और यह भी एक अजीब सी विडंबना है कि पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में चोट आई थी, आपको याद होगा, उन्होंने अपने पैर में एक प्लास्टर लगाकर रखा था, तब उन्होंने ही इस घटना को अपने ऊपर हमला बताया था और कहा था कि भारत का लोकतंत्र अब खतरे में आ गया है। उनका पैर उनकी गाड़ी के दरवाजे के बीच में आ गया था, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर एक हमला बताया था और फिर पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने एक व्हील चेयर पर किया, अपने पैर में प्लास्टर लगाकर। और तब उन्होंने कहा था कि यह हमला उन पर नहीं, यह हमला भारत पर है और भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। यह अलग बात है कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आए और जब वो जीत गईं, उसी दिन शाम को उन्होंने अपना प्लास्टर खोल दिया और उसी दिन शाम से वो व्हील चेयर छोड़कर पैदल चलने लगी। लेकिन आज जब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 6 महिलाओं और बच्चों को उन्हीं के घरों में बंद करके जिंदा जलाकर मार डाला गया, तब ना तो लोकतंत्र खतरे में आया और ना ही संविधान खतरे में आया। सोचिए, पश्चिम बंगाल में आम लोगों की जान की कीमत कितनी सस्ती हो गई है। इस समय रामपुर हाट में लोग इस कदर डरे हुए हैं कि वो इस इलाके को छोड़कर भाग जाने पर मजबूर हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां से भाग गए हैं। जिस गांव में यह घटना हुई, वहां अब तक 50 से ज्यादा परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर दूसरे इलाकों में या दूसरे शहरों में भागकर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। इनका कहना है कि अगर ये कुछ और घंटे यहां पर रुक जाते तो उन्हें भी बेरहमी से इसी तरह मार दिया जाता। ये बहुत बड़ी बात है जब किसी इलाके में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की जाए और इसके बावजूद लोग अपना सब कुछ घर बार छोड़कर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ना तो सरकार पर भरोसा है और ना ही पुलिस पर भरोसा है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी की सरकार से अगले 72 घंटे में घटना की पूरी जानकारी मांगी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि गृह मंत्रालय का एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करेगा। इस घटना में कुछ बच्चों के जिंदा जलने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है और आयोग ने बीरभूम के पुलिस अधीक्षक और डीजीपी को नोटिस जारी करके तलब किया है और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। और आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की है और राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस हिंसा पर एक खास विचारधारा के लोग पूरी तरह से खामोश हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब तक इस मामले में वो सक्रियता नहीं दिखाई जैसी उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप की घटना के बाद दिखाई थी। आपको याद होगा, वर्ष 2020 में जब उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप का मामला हुआ था, तब इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल हाथरस भेज दिया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बीरभूम में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को अब तक नहीं भेजा है, जबकि इस घटना में 6 महिलाओं और 2 बच्चों को बेरहमी से जिंदा जलाकर मार दिया गया। हालांकि आज कोलकाता में हुए कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने यह कहा है कि हाथरस में उनकी पार्टी के नेताओं को वहां जाने से रोक दिया गया था, लेकिन वो किसी भी पार्टी के नेता को बीरभूम जाने से रोकेंगी नहीं। इसके अलावा उन्होंने 24 मार्च यानी कल खुद भी बीरभूम जाने का ऐलान किया है, वो खुद वहां जाएंगी। শুনলাম সবে তারা ল্যাংচা মহলে ঢুকে ল্যাংচা খেয়ে
এখন আসানসোলের দিকে যাচ্ছেন, আসানসোল করে তারপরে তারা রামপুরহাট যাবেন। যাই হোক, তারা গেছেন, তাদের ব্যাপার, কিন্তু কখন আসবেন সেটা তো আমি জানি না। সেই জন্য আমি আজকের দিনটা ছেড়ে দিলাম। কেউ যেতেই পারে, এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। উন্নাওতে টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের এখানে আমরা এগুলো করি না, আমরা সবাইকে অ্যালাউ করি। এটা হচ্ছে আমাদের সহমর্মিতা। इस समय हमारे बांग्ला भाषा के चैनल जी 24 घंटा की टीम बीरभूम में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जिसने आग में धधकते हुए इन घरों से आपके लिए वहां से लाइव रिपोर्टिंग की है। और हम चाहते हैं कि आज आप सब बीरभूम से हमारी इस विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट को जरूर देखें, क्योंकि ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ बोलने पर आपकी हत्या भी हो सकती है और आपको इस तरह से जिंदा जलाकर मारा भी जा सकता है। अब ये ग्राउंड रिपोर्ट आप खुद देखिए। দাদা আপনি সব জানেন গো। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जिस घर के सामने खड़ा हूँ, उसको जलाया गया था। सिर्फ यही घर नहीं, इसके आसपास के और भी 4 ऐसे ही जलाया गया था। आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे आग लगी हुई है, अभी भी यहाँ पे धुआं निकल रहा है। ভয়ে তো আমি মরছিলাম, সে ধর 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 করে আমি মরছিলাম। মনে করেন আমি তো সেই বয়স্ক লোক, কমজোরি লোক, আমি মরে গেছি। তাই নাকি আমার আইতে কি বলে আমি সন্দীপপুর জায়গার দিকে যাই। দেখতে পাচ্ছি এলাকায় बॉम्ब अटैक में कत्ल हुआ टीएमसी के पंचायत का जो डेप्यूटी चीफ है भादु शेख का। ये हम जिस घर के सामने इस वक्त खड़े हैं, ये भादु शेख का घर है। जो बॉम्ब अटैक और उसके बाद जो कई घरों में जो आग लगाया गया है, जिसके चलते और 8 लोगों का मौत हुआ है, यही है भादु शेख का घर है। जिसके बाद इस घर के घटना के बाद से उनकी जो फैमिली मेंबर्स है जो यहाँ से भाग गया है। কালো গাড়ি চাই, हम नहीं आते। भादु शेख के कत्ल के 1 घंटे बाद ये जो वक्ते गांव है, जिस गांव में कई घरों में आग लगाया गया था, ये है संजू शेख। जो अभी तक पुलिस का ये मानना है कि रिटेलिएशन में ये अटैक हुआ था। ये संजू शेख जो पहले भादु शेख के लिए साथी एक साथ पार्टी करता था, पर बाद में अपोजिट ग्रुप में बिलोंग करता था, ऐसा लोकल लोगों का मानना है। और ये इसी घर में जब झमेला इस एरिया में शुरू हुआ, संजू शेख भाग गया था, पर घर के अंदर उनकी बूढ़ी माँ, उनके और कुछ रिलेटिव्स रह गए थे। और इसी घर में से मंगलवार सुबह को 7 डेड बॉडीज रिकवर हुआ है, जिसमें संजू शेख की जो माँ है उनका बॉडी है, 2 बच्चे हैं, 2 और महिला है, और इन्हीं का एक दामाद है जो यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया था।
পুলিশ থাকাকালীনই তো মার্ডারটা হয়ে গেল, আমি কি করে কি বলবো বলে। এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল, ভয় তো লাগবেই। তাজা তাজা 10টা ধান, ছোট ছোট 3টা ফুলের মতো 3টা শিশু 3টা ফুলের মতো 3টা শিশু, তাদেরকে সুদ্ধা পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। अब आप खुद सोचिए, भारत एक आज़ाद देश है, भारत का अपना संविधान है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सबके समान अधिकार हैं। लेकिन आज मानव अधिकार कहां पर हैं? अब कानून व्यवस्था का मुद्दा कहां चला गया? अब लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं है? और अब संविधान खतरे में अब तक क्यों नहीं आया? इस हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक नया टकराव शुरू हो गया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और मानव अधिकार समाप्त हो चुके हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी राज्य के राज्यपाल को यह कहना पड़े कि वहां के लोगों को उनके मानव अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सच यही है कि पश्चिम बंगाल में आज हालात काफी बुरे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने राज्यपाल के इस बयान का जवाब दिया है और कहा है कि राज्यपाल को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। According to the DGP, has already claimed 8 lives. This is indicative of nosediving of law and order in the state. I have emphasized on several occasions that we cannot allow the state to be synonymous with violence culture and lawlessness. This matter makes it very difficult to resist that in the state of West Bengal, human rights are in decimation and rule of law has capsized. সে আছেন একজন লাট সাহেব, কথায় কথায় বলছে সবচেয়ে খারাপ বাংলা, সবচেয়ে খারাপ। রোজ ঘুরে বেড়াচ্ছে দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি, আর প্রতিদিন সরকারকে গালাগালি দিচ্ছে। একটা পুলিশ যদি একটু দোষ করে ফেলে, তার দোষ হতে পারে, অ্যাকশন হচ্ছে, সবাই খারাপ। इसके अलावा राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी भी लिखी है जो आज इस समय मेरे हाथ में है, और इसमें उन्होंने बीरभूम की घटना को मौजूदा समय का सबसे भयानक नरसंहार बताया है। और इस चिट्ठी में वो ये भी लिखते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल एक शांत राज्य है जहां बस कभी कभी कुछ हिंसक घटनाएं होती हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी की इस बात को हास्यास्पद और सबसे बड़ा झूठ इसमें बता रहे हैं। वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट का भी जिक्र कर रहे हैं इसमें, जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में उसी का कानून चलता है जिसकी सरकार है। ममता बनर्जी हमारे देश के लिबरल्स, बुद्धिजीवी, विपक्षी दल और एक खास विचारधारा के लोगों की आखिरी उम्मीद हैं, उनकी मनपसंद नेता भी हैं। और शायद इस वजह से इन लोगों के लिए बीरभूम में हुई हिंसा कोई मायने नहीं रखती, या मायने रखती भी होगी तो वो इस समय खामोश है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते आज हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो बीरभूम जाकर भी वहां के पीड़ित परिवारों से वैसे ही मिलेंगे जैसे वो उत्तर प्रदेश में अलग अलग घटनाओं पर गए थे? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस की तरह बीरभूम के पीड़ित परिवारों को गले लगाकर उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा देंगी? क्या अखिलेश यादव बीरभूम के पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे? और क्या विपक्षी दल इस हिंसा के लिए ममता बनर्जी से उनका इस्तीफा मांगने की हिम्मत करेंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ये विपक्षी दल और उनके नेता कभी नहीं देंगे। इसलिए इनके जवाब आपको खुद सोचने हैं और खुद तय करना है कि हमारे देश में ऐसा क्यों है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा की घटना लोकतंत्र के लिए अचानक खतरा बन जाती है। वहां पर बड़े बड़े नेता जाते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, लाइव टेलीकास्ट चलता है, और आपने भी देखा होगा कि कितने सारे न्यूज चैनल्स हैं जो लगातार अपने पत्रकारों को वहां एक दिन नहीं कई कई दिन तक वहां पर रखते हैं उन गांवों में, और वहां से लाइव टेलीकास्ट चलता है नॉन स्टॉप। और पूरा के पूरा मीडिया, पूरा के पूरा विपक्षी दलों का जो ताना बाना है, वो उसी वक्त ये कसम उठा लेते हैं कि जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा वो यहां से जाएंगे नहीं। और फिर फोटो खींची जाती हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और उनके बारे में अखबारों में छपता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन आज हम ये देखना चाहते हैं कि यही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्या पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, और क्या उस गांव में भी जाकर
ऐसे ही लोगों से मिलेंगे और उन्हें यह वादा करेंगे कि वो उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। यकीन मानिए, आज जब हमारे पास इस घटना की तस्वीरें आई, वीडियोस आए, हमारे पास तो सारे वीडियोस आ गए थे, और जब ये वीडियोस हमने देखे तो इतने विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें थी कि उनको देखना भी मुश्किल हो रहा था। हम खुद नहीं देख पाए, हम आपको क्या दिखाते। और जिसने भी वो वीडियो अगर देख लिया होगा, वो कई दिनों तक उसे रात में नींद नहीं आएगी। इतने विभत्स वीडियो हैं। आपने लाशों को इस हालत में जला हुआ अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूं, इतनी बुरी तरीके से जली हुई लाशें थी वो। और भी दुख की बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों की लाशें हैं और महिलाओं की लाशें हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी शहीदी दिवस पर हुए एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस घटना का जिक्र किया और लोगों से आग्रह किया कि वो ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को कभी भी माफ न करें। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। বিভিন্ন রকমের গল্প চিন্তা তুমি আমি কি করবো। आज बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के बाद से हिंसा और अराजकता बहुत बढ़ चुकी है और पिछले एक हफ्ते में ही उसके 26 नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। लेकिन आपने एक बार भी ये सुना कि बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद लोगों को उनके घरों में जिंदा जलाकर मार दिया गया हो? लेकिन टीएमसी के एक नेता की हत्या हुई और उसका असर देखिए कि लोगों को जिंदा जला दिया गया उसके बाद, वरना बीजेपी के तो इतने लोगों की वहां पर हत्याएं हो चुकी हैं। ममता बनर्जी असहनशीलता का मुद्दा उठाने वाले विपक्षी नेताओं की सबसे बड़ी लीडर हैं, लेकिन सच यह है कि उनके राज्य में उन्हीं की पार्टी पर सबसे ज्यादा असहनशील होने के आरोप लग रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक पश्चिम बंगाल राजनीतिक हत्याओं के मामले में कई वर्षों से पूरे देश में पहले नंबर पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की हत्या की गई थी, जान चली गई थी, जबकि 2019 से 2020 के बीच बीजेपी के 130 नेताओं और कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या हुई। पश्चिम बंगाल के लोगों में टीएमसी के नेताओं का इस कदर डर है कि 2018 के पंचायती चुनाव में राज्य की 34% सीटों पर टीएमसी के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ था। किसी उम्मीदवार ने इतनी हिम्मत ही नहीं की कि वो टीएमसी के उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़ सके। और तब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर हैरानी जताई थी और कहा था कि पश्चिम बंगाल में पंचायत लेवल पर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। इसलिए हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात काफी डराने वाले हैं। आज इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको आज देखनी चाहिए। हम बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के 12 बंगालियों का जान गया है, उनके जीवन का जो गया है, तो ये जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो 24 घंटे पहले जो जिंदा थे वो 24 घंटे के बाद जिंदा नहीं है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर सिर्फ नहीं है, उसके साथ साथ वो इस हमारे राज्य की, पश्चिम बंगाल राज्य की गृह मंत्री का भी दायित्व, होम मिनिस्ट्री का दायित्व वो संभालते हैं। बंगाल में आज मानव राज नहीं, बल्कि दानव राज चल रहे हैं।
10 महिला और उसमें 2 बच्चे आग की हवाले करके जिंदा जलाया गया। इससे और घिनौने और दहशतगर्द क्या हो सकते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की इस तरीके की हिंसा दहशत सारे बंगाल की छवि को धूमिल कर देते हैं। इस राजनीतिक हिंसा का कारण कल टीएमसी के उप प्रधान को बम मारा था, वो भी माइनॉरिटी था, और उसी के गैंग ने दूसरे गांव में आग लगा दिया 8-10 घरों में, जिसमें लगभग 10 से 12 लोगों का मौत हुई, जल के मरे हैं। तो ये जो भयंकर घटना हो रही है, सरकार की कानून व्यवस्था धीरे धीरे डिटोरेट हो रही है, कंट्रोल नहीं है, और जो एंटी सोशल्स है समाज में पूरा उनका ही दबदबा है, क्योंकि वो लोग टीएमसी को वोट से जीतने में मदद करते हैं, इसलिए उनके ऊपर हाथ नहीं लगाती पुलिस, और इसलिए सामान्य लोगों की हालत अभी बहुत खराब है, कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट का विंग्स है। खुद चीफ मिनिस्टर सरकार को बचाने के लिए जो बात कर रहा है, जो हम लोग एमएलए लोग को खिलाफ भी जो बोल रहा है, लैंगचा खेते खेते बंगाली में, ये बहुत अनएथिकल टॉक है। सीबीआई एनआईए होना चाहिए, सेंट्रल फॉरेंसिक तो आ रहा है, जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करेंगे। प्रेसिडेंट रूल ओनली सॉल्यूशन टू सेव आवर बंगाल। ये शर्म की बात है कि सरकार ने इतने लोग, निरीह लोगों को मरने दिया। पुलिस वाले खड़े थे, तमाशा देख रहे थे, गांव के लोग चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। ममता बनर्जी को इमीडिएट पदत्याग करना चाहिए और इस केस को एनआईए और सीबीआई को दे देना चाहिए। सवाल ये कि लॉ एंड ऑर्डर एब्सोल्युटली फेल्ड, एकदम फेल कर चुका है, और एक ही मात्र सॉल्यूशन है जो मुझे दिखता है। पता नहीं कितने लोग इसमें सहमत होंगे, मुझे सिर्फ यही दिखता है कि प्रेसिडेंट्स रूल, पश्चिम बंगाल वासी को अगर जिंदा रखना है तो प्रेसिडेंट्स रूल के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.